अच्छा जी, हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर मैं आपके लिए पास पेपर के क्वेश्चन लेके आया हूँ। आज हम उसको सॉल्व करते हैं। उसके अंदर आज जो क्वेश्चन होगा उसमें हमने नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट इन दोनों को हमने अलग अलग ठीक करना है। अच्छा, इसमें तीन तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट को और नेट प्रॉफिट को अलग अलग ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक डिस्कशन कर लेंगे नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक कैसे करते हैं। फिर हम उसी तरीके से एरर्स को रेक्टिफाई करके उसके प्रॉफिट को भी रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग पहले एक सिंपल डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे पास जब भी रेक्टिफिकेशन होगी तो उसमें ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अलग अलग अगर ठीक करना है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूट द करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। अच्छा, अब हुआ ये कि जब आप स्टेटमेंट बनाते हो अपने पास, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपके पास सबसे पहले यहां पे लिखा जाता है सेल्स या रेवेन्यू। उसके बाद यहां पे आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको आप इसमें से लेस करते हो तो आपके पास आंसर आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर आप ऐड करते हो अपने पास अदर इनकम और यहां से आप लेस कर लेते हो अपने पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो उसके बाद मेरे पास यहां पे बच जाता है नेट प्रॉफिट। अब जरा बात समझनी है आपने, ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या शामिल है जी। ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल है जी आपके पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस और जो भी परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, कैरिज इनवर्ट वगैरह, जो भी परचेज या परचेज से रिलेटेड सामान को खरीदने के लिए, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब मेरा आप लोग से एक दो सवाल आते हैं, क्वेश्चन है मेरे आपसे। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मेरे पास सेल्स की फिगर गलत है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर मेरे पास सेल्स की फिगर गलत है तो क्या सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट गलत होगा या ग्रॉस प्रॉफिट भी गलत होगा, नेट प्रॉफिट भी गलत होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी, मुझे दो तीन सवालों के जवाब चाहिए ताकि मैं फिर ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकूं। अगर मेरे पास सेल्स की फिगर गलत है और सेल्स की फिगर को मैं ठीक करने जा रहा हूं, तो क्या सेल्स की फिगर गलत होने से सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट गलत होगा या नेट प्रॉफिट भी गलत होगा? जल्दी से बताओ। तला के हिसाब से दोनों होना चाहिए। बाकी अगर मेरे पास सेल्स की फिगर गलत थी तो उसका इंपैक्ट क्या मेरे पास सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में आएगा या नेट प्रॉफिट में भी आएगा? अगर मेरे पास सेल्स की फिगर गलत थी तो मेरे पास उसका इफेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट में भी आएगा, और जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करती है वो नेट प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट में जिस जिस चीज की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट में मसला होगा उसी चीज की वजह से मसला होगा नेट प्रॉफिट के अंदर भी, क्योंकि वही ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम ऐड अप करते हैं अदर इनकम और उसी के अंदर एडजस्टमेंट होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की और फिर नेट इनकम पे आते हैं। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट गलत हुआ है तो उसी का इंपैक्ट मूव कर रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर भी। अच्छा, अब दूसरी बात, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सेल्स को ठीक किया है तो सेल्स का जो इंपैक्ट था वो ग्रॉस प्रॉफिट में भी एडजस्ट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट में भी होना चाहिए। एक और बात, मेरे पास रेंट दिया हुआ है, रेंट इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। रेंट अगर मेरे पास दिया हुआ है और उसमें कोई मिस्टेक थी, कोई एरर था, तो रेंट गलत था। अब रेंट गलत होने की वजह से क्या ग्रॉस प्रॉफिट भी इफेक्ट होगा या नेट प्रॉफिट ही इफेक्ट होगा सिर्फ? जल्दी से बताओ। इसका मतलब है इस केस में सिर्फ नेट प्रॉफिट इफेक्ट होगा। तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिनके एडजस्टमेंट प्रॉफिट में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट में भी होगी
नेट प्रॉफिट में भी होगी, और कुछ आपके पास एक्सपेंसेस ऐसे हैं जिसकी एडजस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट में होगी। अच्छा, अब जिसकी आपकी एडजस्टमेंट ग्रॉस प्रॉफिट में भी है, नेट प्रॉफिट में भी है, इसके दो तरीके हैं। अभी मैं एक तरीका पहले सॉल्व करूंगा, फिर आपको एंड में दोबारा से कहानी समझाऊंगा कि आप इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे। हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग पहले जल्दी से इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और मैं वहां पे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपकी कहानी समझाता हूं। हम ग्रॉस प्रॉफिट को अलग ठीक करेंगे, नेट प्रॉफिट को हम अलग ठीक करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज इसमें मजीद समझाऊंगा। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कह रहा है कंप्यूट द करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। तो हमसे उसने करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट करेक्ट करने को कहा है, उसने बाकी हमसे कुछ नहीं मांगा। तो हम लोग सिंपल क्या काम करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं। मिड जर्नी इंटरप्राइजेस कंपनी का नाम है, मिड जर्नी correction of gross and net profit for the year ended 2023। अच्छा जी, यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट को, और दोनों दो कॉलम मिला लेता हूँ, दोनों को साथ साथ ठीक करते हैं। और यहाँ पे हम ले लेते हैं नेट प्रॉफिट को। रुपीज मेरे पास जितने भी दिए हुए हैं, रुपीज को इन फुल ही लिखता हूँ, इसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है, रुपीज हम पूरा लिख देते हैं। करेंसी आपने लाजमी मेंशन करनी होती है। अच्छा जी, क्वेश्चन में सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहा है, द अकाउंटेंट ऑफ मिड जर्नी एंटरप्राइजेस प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023। ठीक हो गया जी, 31 दिसंबर 2023। विच शोड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, 1360 का ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है 590 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ड्राफ्ट प्रॉफिट्स दिए हैं, इसको मैं लिख देता हूं प्रॉफिट्स एज पर ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1360, और दूसरे प्रॉफिट की फिगर थी जी 590। ये हमारे पास दो प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, और इन प्रॉफिट के अंदर कुछ मिस्टेक है, प्रॉफिट ठीक नहीं है, ये इनकरेक्ट प्रॉफिट है, इसको अब हम ठीक करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग करेंगे करेक्शंस। कभी ये प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, कभी प्रॉफिट डिक्रीज करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हम जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहले वो कह रहा है परचेज रिटर्न ऑफ ₹20,000। अब देखो, मैंने आपको कहा था कि हर ट्रांजैक्शन में आपको सही और गलत बताया जाएगा। आपने क्या काम करना है, आपने अपने पास यहाँ पे, मैं इसको जूम कर लेता हूँ कि ये मेरे पास मेन आंसर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अगर मेरे पास यहाँ पे, बल्कि इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ, यहाँ पे मेरे पास मेन आंसर खत्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे ओरिजिनल क्या होना चाहिए था। यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमसे गलती क्या हुई, और फिर हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे रेक्टिफाई। अब फर्स्ट एडजस्टमेंट की बात करने जा रहे हैं, जरा गौर से देखते हैं। वो कह रहा है कि जी परचेज रिटर्न ऑफ ₹20,000। ये सिंपल ट्रांजेक्शन है कि परचेज रिटर्न थी 20,000 रुपए की, तो परचेज रिटर्न थी, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड होना चाहिए था। ये उसने बता दिया कि ओरिजिनल इफेक्ट क्या होना चाहिए था। हम क्या काम करेंगे, हम इस स्टेटमेंट को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, होना क्या चाहिए था, फिर पास्ट सेंटेंस आएगा और कहेगा कर क्या दिया है, जो किया है वो गलत किया है। तो परचेज रिटर्न थी 20,000 की,
इसका मतलब है हमारे पास ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, परचेज रिटर्न है 20,000 की, तो पेबल्स या कैश टू परचेज रिटर्न 20,000। अब पेबल और कैश के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, तो इसका मतलब है वो ठीक काम हुआ है, उसको मसला नहीं है। पेबल्स और कैश ठीक हुआ हुआ है, उसमें मसला नहीं है। वो पेबल्स है, उधार पे लिया है, कैश पे लिया है, दूसरे फैक्ट में मसला नहीं है। मसला किसमें उसने क्या है, उसने कहा मसला है परचेज रिटर्न के अंदर। परचेज रिटर्न हमारे पास रिकॉर्ड होनी चाहिए थी 20,000 रुपए से। वो कहता है आगे क्या कह रहा है, पास्ट सेंटेंस यूज किया वर, उसके बाद आगे बता दिया गलती क्या हुई, रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न। तो हर ट्रांजेक्शन के अंदर वो सबसे पहले आपको बताएगा कि ओरिजिनल क्या होना चाहिए था, फिर वो बताएगा कि हमसे रॉन्ग इफेक्ट क्या हुआ है, हमने रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न। अब जल्दी से बताओ कि अगर हमने इसको सेल रिटर्न रिकॉर्ड किया है तो सेल रिटर्न को मैंने डेबिट किया होगा या क्रेडिट किया होगा? रिकॉर्डेड एज सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न को मैंने डेबिट किया होगा क्रेडिट किया होगा? तो सेल रिटर्न नॉर्मली डेबिट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहां पे अपने पास सेल रिटर्न को डेबिट किया, और वो भी डेबिट भी गलत अमाउंट से किया, 20,000 से नहीं किया, 2,000 से डेबिट किया। और जो पेबल्स है, पेबल्स के बारे में या कैश के बारे में उसने कुछ नहीं बताया हुआ, तो इसका मतलब है वो तो ठीक रिकॉर्ड हुआ और वो भी डेबिट हुआ हुआ है। तो इसका मतलब है पेबल्स या कैश जो भी था वो ठीक, एक इफेक्ट ठीक रिकॉर्ड हुआ है। गलती कहां पे आ रही है? गलती सिर्फ परचेज रिटर्न में, सेल रिटर्न में आ रही है। और आप अगर रॉन्ग एंट्री में देखो तो इसमें डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। अब इसको ठीक करना है, कैसे करेंगे? अब इसको रेक्टिफाई करने के लिए मेरे पास परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, सेल रिटर्न गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? इसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना चाहिए, तो रिकॉर्ड करते हुए क्रेडिट करेंगे। यहां पे मेरे पास आ जाएगा टू परचेज रिटर्न 20,000। सेल रिटर्न गलत डेबिट किया था, इसको भी क्रेडिट कर देंगे, टू सेल्स रिटर्न 2000। और सस्पेंस अकाउंट खत्म कर देंगे, डेबिट करेंगे 22,000। और देखो यहां पे मेरे पास पेबल्स भी डेबिट हो रहा था, सेल रिटर्न भी डेबिट हो रही थी, लेकिन यहां पे मेरे पास जो क्रेडिट होना चाहिए था 22,000 से कुछ भी क्रेडिट नहीं हुआ था। तो जब 22,000 से कुछ क्रेडिट नहीं हुआ था तो उस वक्त यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट हुआ था, जो सस्पेंस में गया था वो अब डेबिट होके खत्म हो रहा है, वो इस डेबिट के साथ खत्म हो जाता है। खैर इतना ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अगर आपने इसकी ट्रांजेक्शन ठीक बना लिया तो ये ट्रांजेक्शन बन रही है सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परचेज रिटर्न डेबिट और से रिटर्न डेबिट क्रेडिट। मैंने आपको कहा था कि अब हर ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होता है। जो ट्रांजेक्शन आपके पास एसओएफपी में जाती है उसका प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं है, और जो ट्रांजेक्शन आपके पास एसओसीआई में जाती है, डेबिट हो रही है तो प्रॉफिट को कम करोगे, क्रेडिट हो रही है तो प्रॉफिट को इंक्रीज करोगे। अब सस्पेंस आइटम को हमने कहा था कि सस्पेंस आपके पास एसओएफपी आइटम है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस आइटम ट्रीट नहीं करोगे। तो ये ट्रांजेक्शन बन रही है एसओएफपी टू एसओसीआई, और ये भी बन रही है एसओसीआई। तो आप मुझे जल्दी से बताओ, मेरे पास प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? बिल्कुल इंक्रीज होगा। मेरे पास परचेज रिटर्न की वजह से भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा, मेरे पास सेल रिटर्न की वजह से भी प्रॉफिट इंक्रीज होगा, क्योंकि परचेज रिटर्न रिवर्सल ऑफ एक्सपेंस है तो प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। सेल रिटर्न आपके पास खत्म कर रहे हैं सेल रिटर्न को, तो इनकम बढ़ रही है। अच्छा अब इसमें मसला ये हुआ कि अब मुझे बताओ कि जो परचेज रिटर्न है और सेल रिटर्न है ये ग्रॉस प्रॉफिट से पहले पहले आते हैं। अगर परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न ग्रॉस प्रॉफिट से पहले पहले आते हैं तो इसका मतलब है ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट को एडजस्ट करना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करना चाहिए। तो मुझे कौन से प्रॉफिट को ठीक करना चाहिए? जो चीजें ग्रॉस प्रॉफिट से पहले पहले आती हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से पहले पहले कौन सी चीज आती है? सेल या सेल रिटर्न, परचेज या परचेज रिटर्न, इन्वेंट्री, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज रिलेटेड एक्सपेंसेस, ये ग्रॉस प्रॉफिट से पहले पहले आते हैं।
तो जो खर्चे ग्रॉस प्रॉफिट से पहले पहले आ रहे हैं उसे उससे हम पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन की वजह से क्या क्या यहाँ पे मैं रिकॉर्ड करूंगा, मैं प्रॉफिट इंक्रीज करूंगा। कौन सा? एक मैं इंक्रीज करूंगा रिवर्सल ऑफ सेल रिटर्न, 2000 से, और दूसरा परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्डिंग ऑफ परचेज रिटर्न। अच्छा, अब दो तरीके क्या हैं। एक तरीका ये है कि जो चीजें ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही हैं, वो अगर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा हूं तो नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज करना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट कम कर रहा हूं नेट प्रॉफिट को भी कम करना चाहिए। तो जो चीजें ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही हैं वो नेट प्रॉफिट को भी इफेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब है मुझे 2000 यहां से भी ऐड करना चाहिए, यहां पे भी 20,000 ऐड करना चाहिए, क्योंकि यही ग्रॉस प्रॉफिट आगे नेट प्रॉफिट में गया था। तो एक तरीका तो ये है कि जिस जिस चीज से मैं ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक कर रहा हूं उस चीज से मैं नेट प्रॉफिट को ठीक करूं। लेकिन एक तरीका और है। वो तरीका क्या है? वो तरीका ये कहता है कि मैं जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसको अलग से ठीक करता हूं, नेट प्रॉफिट को अलग से ठीक करता हूं, और एंड में एक एडजस्टमेंट करूंगा, वो एंड पे समझाऊंगा। तो पहले मैं क्या काम कर रहा हूं, पहले मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट को अलग से ठीक कर रहा हूं, नेट प्रॉफिट को अलग से ठीक करूंगा। जिस चीज से ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक कर लिया है उसको मैं यहां पे नहीं छोड़ूंगा, जिस चीज को नेट प्रॉफिट को ठीक कर रहा हूं उसका ग्रॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों प्रॉफिट पे अलग अलग ठीक कर रहा हूं। तो अब सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करना चाहिए था, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक कर दिया। इसका इंपैक्ट में नेट प्रॉफिट में अभी नहीं लेके जा रहा। वर्ड क्या यूज किया? अभी नहीं लेके जा रहा। इसका इफेक्ट आता जरूर है लेकिन लेके नहीं जा रहा, ताकि आप क्वेश्चन आराम से स्मूथली सॉल्व कर सको। ये बात समझ आ गई है? जल्दी बताओ आगे क्या कहता है जी। वो कह रहा है फ्री सैंपल ऑफ गुड्स ₹30,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियल कस्टमर्स। फ्री सैंपल है, कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये उसने मुझे बता दिया। अब करेक्ट इफेक्ट उसने मुझे बता दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो करेक्ट इफेक्ट है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी फ्री सैंपल ऑफ गुड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू पोटेंशियल कस्टमर। आपने अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं पोटेंशियल कस्टमर को, मुफ्त में दिए हैं गुड्स। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ME यानी कंपनी यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम फॉर रिकॉर्डिंग, पीरियोडिक मेथड है। और आपने एज अ फ्री सैंपल, एज अ मार्केटिंग टूल आपने अपने पास 30 रुपीज की चीजें डिस्ट्रीब्यूट कर दी जिनकी कॉस्ट 30 रुपीज है, 30,000 है। अब गलती क्यों, ये बाद में देखेंगे। हमसे एंट्री क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ओरिजिनल एंट्री क्या रिकॉर्ड होनी चाहिए थी? फ्री सैंपल ऑफ गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी पोटेंशियल कस्टमर के अंदर, क्या ये रखो इस्तेमाल करो। ये मेरे पास क्या, इसकी ओरिजिनल एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी? एक्सपेंस टू इन्वेंट्री। एक्सपेंस कौन सा होगा ये वाला? ये कौन सा एक्सपेंस होगा? ये मार्केटिंग एक्सपेंस होगा। जब भी आप कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट कोई चीज देते हो, ये आपका मार्केटिंग एक्सपेंस होता है। फ्री सैंपल के ऊपर अगर आपने कोई दे दिया, ये भी आपका एक मार्केटिंग एक्सपेंस होता है। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, यहाँ पे ओरिजिनल ट्रांजैक्शन आपके पास रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। मार्केटिंग एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या होना चाहिए था? क्या क्रेडिट परचेज होना चाहिए था या इन्वेंट्री होना चाहिए था? क्रेडिट ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड करूंगा? मार्केटिंग एक्सपेंस तो कर दिया, क्रेडिट क्या करूं? परचेजेस का अकाउंट या इन्वेंट्री का अकाउंट? जल्दी से बताओ। परचेजेस का अकाउंट। क्यों? क्योंकि पीरियोडिक मेथड है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इन्वेंट्री मेथड भी आइडेंटिफाई करो। तो मेरे पास यहां पे परचेजेस का अकाउंट है 30,000 का, ये एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। अब देखते हैं कि क्या हुआ। ये ओरिजिनल थी कि फ्री सैंपल आपने पोटेंशियल कस्टमर को दे दिया जिसकी कॉस्ट 30,000 रुपए थी। कॉस्ट परचेजेस को जब आप रिकॉर्ड करोगे तो कॉस्ट वैल्यू से रिकॉर्ड करोगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है बट हुआ क्या, और वही पास्ट सेंटेंस यूज कर रहा है वर।
आगे कह रहा है मिस्टेकनली रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल, और हमने इसको गलती से एज अ क्रेडिट सेल रिकॉर्ड कर दिया था, और सेल भी किस वैल्यू से रिकॉर्ड किया, एट अ मार्कअप ऑफ 30% ऑन कॉस्ट। एक तो सेल रिकॉर्ड किया, सेलिंग प्राइस भी निकालने को आपको दे दिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने इसको एज अ सेल्स रिकॉर्ड किया है। अब जब सेल्स रिकॉर्ड किया है तो यहाँ पे हम इसकी ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड करेंगे, जरा इसकी अब हम ट्रांजेक्शन देखते हैं कि इसकी ट्रांजेक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड होगी। सेल रिकॉर्ड कर दिया तो एंट्री क्या बनेगी, जल्दी से बताओ। आपने अगर इसको सेल रिकॉर्ड किया तो ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड की होगी, सेल्स का अकाउंट आपने क्रेडिट किया होगा, और यहां पे या तो आपने रिसीवर्स का अकाउंट डेबिट किया होगा या कैश का किया होगा, हमें नहीं बताया हुआ तो रिसीवर्स या कैश कुछ भी लिख दो, मसला नहीं है। अब फिगर क्या होगी। अच्छा, एक और बड़े मजे की बात, अगर ये परपेचुअल मेथड होता तो फिर दो एंट्रीज रिकॉर्ड होती और दोनों को ठीक करना पड़ता। प्रोडिक मेथड है तो प्रोडिक मेथड में सेल्स की एक ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, उसी को हम एडजस्ट करेंगे। वो कहता है गुड्स आर सोल्ड एट 30% ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, और अगर ये आपके पास 30% प्रॉफिट है किसके ऊपर, कॉस्ट के ऊपर, तो कॉस्ट 100 हो जाएगी और सेलिंग प्राइस हो जाएगी 130। मेरे पास कॉस्ट प्राइस दी हुई है 30,000, तो मैं क्या सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूं, जल्दी से बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगी मेरे पास। सेलिंग प्राइस की मुझे वैल्यू बता दें कि सेलिंग प्राइस की क्या वैल्यू बनेगी। सेलिंग प्राइस आएगी जी 39,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि 39,000 मेरे पास सेलिंग प्राइस है, तो ये जो ट्रांजैक्शन मैंने रिकॉर्ड की है सेल्स की, वो सेलिंग प्राइस से रिकॉर्ड की होगी, और हमने इसको यहाँ पे 39,000 से रिकॉर्ड कर दिया है। एक पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, और एक पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर दी है। अब इसको रेक्टिफाई करना है। इसको रेक्टिफाई करने का मतलब यह है कि जो ओरिजिनल एंट्री थी उसको रिकॉर्ड करूंगा, और जो गलत एंट्री रिकॉर्ड हुई है उसको रिवर्स करूंगा। तो मेरे पास यहां पे दो एंट्रीज रिकॉर्ड होंगे, एक एंट्री रिकॉर्ड होगी मार्केटिंग एक्सपेंस टू परचेजेस, ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी 30,000 से, और इसके साथ साथ एक और एंट्री रिकॉर्ड होगी जो आपकी रिवर्स होनी है, रिवर्सल होगा किसका, सेल्स का, सेल्स टू, अब वो चाहे रिसीवेबल है चाहे वो कैश पे सेल की है, वो 39,000 से रिकॉर्ड होगा। तो ये दो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होनी थी। ये दो ट्रांजेक्शन समझ आ गई, जल्दी बताओ जल्दी जल्दी। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रांजेक्शन को अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास बन रही है SOCI टू SOCI। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी करने लगा। मार्केटिंग एक्सपेंस था, तो मार्केटिंग एक्सपेंस नेट प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा या ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, जल्दी से बताओ। नेट प्रॉफिट को, और मार्केटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ तो नेट प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो मुझे यहां पे मार्केटिंग एक्सपेंस की वजह से नेट प्रॉफिट को डिक्रीज करना चाहिए, और परचेजेस क्रेडिट हो रही है, परचेजेस किसको अफेक्ट करेगा, नेट प्रॉफिट को या ग्रॉस प्रॉफिट को, ग्रॉस प्रॉफिट को भी करना चाहिए नेट प्रॉफिट को भी करना चाहिए, लेकिन हम नेट प्रॉफिट वाला एडजस्टमेंट देख रहे हैं, हम सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में ठीक करेंगे, और यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए उसका 30,000 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, मैं ये सेकंड ट्रांजैक्शन है इसके इफेक्ट्स यहाँ पे लिखूंगा। पहला इफेक्ट क्या आएगा, रिवर्सल ऑफ मार्केटिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस को हम रिकॉर्ड करेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस, और जब मार्केटिंग एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा तो 30,000 से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद जो परचेजेस है उसकी एडजस्टमेंट होगी, रिड्यूस्ड एज
गिवन अप फ्री सैंपल, तो परचेजेस कम होनी चाहिए थी, परचेजेस कम होने से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब इसका इंपैक्ट, जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करती है वो नेट प्रॉफिट को भी इफेक्ट करती है। मैं कह रहा हूं कि मैं इसको अलग अलग क्यों ठीक कर रहा हूं, क्योंकि अगर मैं नेट प्रॉफिट वाली चीज को ग्रॉस प्रॉफिट में भी लिखूंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं अभी बस जो ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक कर दिया वो ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक कर दिया, जो नेट प्रॉफिट को ठीक कर रहा है वो नेट प्रॉफिट को ठीक करूंगा। मैं इसको दोनों फैक्ट में लेके नहीं जा रहा। तो वो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और वो मैं आपको भी एंड पे समझाता भी हूं। अच्छा, ये पहली ट्रांजेक्शन ठीक रिकॉर्ड की। दूसरी ट्रांजेक्शन क्या है? रिवर्सल ऑफ सेल्स। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है कि मेरे पास यहां पे SOCI डेबिट हो रही है, टू SOFP क्रेडिट हो रही है, इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ पे प्रॉफिट कम हो रहा है, सेल्स कम हो रही है, सेल्स की रिवर्सल हो रही है, सेल्स का इंपैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर आता है, तो यहाँ पे हम रिवर्सल ऑफ सेल्स लिख देते हैं। रिवर्सल ऑफ सेल, इनकम रिवर्स हो रही है तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, और इसका इंपैक्ट मैं भी नेट प्रॉफिट में लेके नहीं जा रहा। ये ट्रांजेक्शन समझ आ गई? प्रॉफिट का इफेक्ट समझ आ गया? जल्दी जल्दी बताओ, आगे चलते हैं जी। थर्ड ट्रांजेक्शन की बात करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर वो क्या बात कर रहा है? थर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर जी वो कह रहा है प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू रुपीज वर रिकॉर्डेड टू सेल्स। अब पहले गलत फैक्ट बता दिया, अब इस बार इसने क्या किया, वो कह रहा है कि जो प्रोसीड थी हमारे पास ऑफिस इक्विपमेंट को बेच के, ये पूरा गलत इफेक्ट बता दिया उसने। गलत इफेक्ट पहले बता दिया। प्रोसीड्स फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू 382 वर क्रेडिटेड टू सेल। हमने एक एसेट बेचा, फिक्स एसेट बेचा, उससे जो पैसे आए, जो कैश रिसीव किया, वो कैश हमने डेबिट किया और अपने पास सेल्स का अकाउंट क्रेडिट कर दिया। प्रोसीड्स, कैश रिसीव की बात हो रही है, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ सेल्स। एसेट को बेच के जो पैसे, ऑफिस इक्विपमेंट को बेच के जो पैसे आए, जो कैश रिसीव किया, वो मैंने सेल्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। गलत इफेक्ट पहले बता दिया है। ठीक है, हम गलत इफेक्ट पहले लिख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पे कैश या बैंक डेबिट हो रहा है 382 से, और हमारे पास यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो रही है, सेल्स हमने रिकॉर्ड कर दी है 382 से, और ये हमने गलत किया है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी, वो ये कह रहा है द इक्विपमेंट हैड कॉस्ट एंड कैरिंग वैल्यू ऑन 31 दिसंबर एज दिस, और MJ डेप्रिशिएट ऑफिस एट 20%। कॉस्ट भी बता दी है, रिड्यूसिंग, और इसकी कैरिंग वैल्यू भी बता दी है। अब इसका मतलब है मुझे डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, और हमने गलती से डिस्पोजल की जगह सेल्स रिकॉर्ड कर दिया है, ये गलती हमने कर दी है। अब आप मुझे बताओ कि मैं इसका जो डिस्पोजल है वो कैरिंग वैल्यू के हिसाब से करूं या एट कॉस्ट के हिसाब से करूं, ये आप लोग बताओ। डिस्पोजल मैं कैरिंग वैल्यू के हिसाब से करूं या कॉस्ट के हिसाब से करूं, ट्रांजैक्शन के साथ लेके चलूं, एसेट के अकाउंट के कॉस्ट के हिसाब से ट्रीटमेंट करूं या कैरिंग वैल्यू से? जल्दी जल्दी बताओ। इसकी ट्रीटमेंट कैरिंग वैल्यू के हिसाब से करूं डिस्पोजल, या कैरिंग कॉस्ट के हिसाब से डिस्पोजल करूं? कैरिंग वैल्यू है 3,20,000 और कॉस्ट है उसकी 5 लाख, और इसका जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन बनती है 5 लाख और 3,20,000 का डिफरेंस। देखो आपके पास ये क्या है, कॉस्ट है 5 लाख, कैरिंग वैल्यू है 3,20,000, और इसका मतलब है इसकी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो थी वो कितनी थी, वो थी आपके पास 1,80,000। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि ये कैरिंग वैल्यू 31 दिसंबर की है, इसके ऊपर ही बात करूंगा। तो आप बताओ कि मैं इसकी एंट्री कैरिंग वैल्यू के हिसाब से रिकॉर्ड करूं या मैं एट कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करूं? कैरिंग वैल्यू के हिसाब से कर ले।
अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरे पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है तो मेरे पास डिस्पोजल हो रहा था, मेरे पास थर्ड ट्रांजैक्शन के अंदर डिस्पोजल हो रहा था। डिस्पोजल का मतलब ये है कि मेरे पास यहां पे ऑफिस इक्विपमेंट क्रेडिट होना चाहिए था 3,20,000 रुपए से, क्योंकि उसकी कैरिंग वैल्यू थी। ये हम किस पे करें, कैरिंग वैल्यू के हिसाब से। कैश डेबिट होना चाहिए था या बैंक डेबिट होना चाहिए था 3,82,000 से, और अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में गेन आना चाहिए था। ये आएगा 62,000 का। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, मुझे डिस्पोजल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने इसकी जगह जो कैश रिसीव किया वो सेल्स रिकॉर्ड कर दिया। अब जो कैश और बैंक है वो ठीक रिकॉर्ड हुआ है, ये दो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं हुई और ये सेल्स गलत रिकॉर्ड हुई है। इसको अब मुझे ठीक करना है, तो मैं क्या काम करूंगा, सेल्स जो गलत रिकॉर्ड हुई है उसको रिवर्स करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे सेल्स का अकाउंट डेबिट होगा 3,82,000 से, ये रिवर्सल ऑफ सेल हो जाएगा। ऑफिस इक्विपमेंट जो कम नहीं हुआ हुआ उसको कम करेंगे टू ऑफिस इक्विपमेंट, कितने से, 3,20,000 से। और गेन भी रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, इस गेन को भी रिकॉर्ड करेंगे, गेन प्रॉफिट एंड लॉस 62,000। ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। एक डिस्पोजल की जगह जो कैश आया वो मैंने सेल्स में डाल दिया। अब इसकी मेरे पास ट्रांजैक्शन क्या बनेगी, सेल्स SOCI, रिवर्सल ऑफ सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट कम होगा, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगी। ऑफिस सेगमेंट SOFP, इसका प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। फिर गेन आ रहा है तो गेन प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, लेकिन कौन से प्रॉफिट को, डिस्पोजल का जो गेन आता है वो हम अदर इनकम में लिखते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद लिखते हैं, वो नेट प्रॉफिट को ठीक करेगा। तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा रिवर्सल ऑफ सेल, थर्ड एडजस्टमेंट आ जाएगी रिवर्सल ऑफ सेल्स 3,82,000 से रिवर्सल ऑफ सेल हो रही है, ये मैं माइनस कर दूंगा 382 से। अच्छा, उसके बाद मेरे पास यहां पे रिवर्सल ऑफ सेल के बाद गेन ऑन डिस्पोजल ओमिटेड, और इससे आपका नेट प्रॉफिट 62,000 से बढ़ जाएगा। नेट प्रॉफिट को 62,000 में बढ़ा दूंगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि यहां पे क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन के बारे में कहानी बताइए कि डेप्रिसिएशन चार्ज होती है 20% के ऊपर। क्या मुझे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, जल्दी से बताओ। तला कह रहे नहीं करनी, कोई और बताए। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, और क्यों नहीं करनी, वजह क्या ना करने की। क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन के अंदर जो कैरिंग वैल्यू दी हुई है, ये जो क्वेश्चन के अंदर की कैरिंग वैल्यू है, ये मेरे पास 31 दिसंबर 2023 की दी हुई है। इसका मतलब है ये साल के आखिर की कैरिंग वैल्यू है। अगर ये कैरिंग वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर की होती तो फिर मुझे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट लाजमी करनी पड़ती। इसका मतलब है अगर एसेट का डिस्पोजल नहीं हुआ तो मैंने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी है, तो मुझे 5 महीने की, 6 महीने की, उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन रिवर्स करनी पड़ती। फिर मुझे निकालना पड़ता कि यार 6 महीने की डिप्रिसिएशन कितनी बनती थी या 7 महीने की कितनी बनती थी और पूरे साल की कितनी है, उन दोनों का जो डिफरेंस था उससे डिप्रिसिएशन रिवर्स भी करनी पड़ती अगर ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल होता। क्योंकि अगर एक एसेट का डिस्पोजल हुआ था और डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसको मैंने सेल रिकॉर्ड कर दिया, तो इसका मतलब है एसेट का डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ, और डिस्पोजल रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पूरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है, तो मुझे उसकी डिप्रिसिएशन भी रिवर्स करनी होती है। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर एसेट का
डिस्पोजल साल के आखिर में हो रहा है। जब साल के आखिर में हो रहा है तो पूरे साल की डिप्रिसिएशन चार्ज होनी चाहिए थी, हमने भी की हुई है, तो डिप्रिसिएशन में मिस्टेक नहीं है इस सिनेरियो के अंदर। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, फोर्थ पॉइंट वो कहता है जी ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड अमाउंटिंग टू ₹2,40,000। ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड है 2,40,000 की है, तो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड इज अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये मेरे पास रिकॉर्ड होना चाहिए था, इसकी ओरिजिनल एंट्री यहां पे बनती है फोर्थ की। मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड होना चाहिए था। अब ये कितने का था जी? 2,40,000 रुपए का। ये रिकॉर्ड होना चाहिए था, तो ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, डेबिट होना चाहिए था। देखते हैं हुआ क्या। वो कह रहा है वॉज, पास्ट सेंटेंस यूज किया और कहता है गलती क्या हुई है, रिकॉर्डेड एज ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। हमने उसकी जगह क्या लिख दिया? ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। अब एक्सपेंस था, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, लेकिन आउटवर्ड की जगह इनवर्ड रिकॉर्ड कर दिया। ये गलती हुई हमसे। अब इसको ठीक करते हैं, आगे नेक्स्ट बात की हुई है, ये इसको पहले ठीक करते हैं। अब इसको जब हम ठीक करेंगे तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा आपके पास? नहीं, अब इसका इंपैक्ट ये आएगा कि हमारे पास ये रिकॉर्ड नहीं हुआ और इनवर्ड गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ, गलत रिकॉर्ड हुआ हुआ। तो हम लोग क्या काम करेंगे, अपने पास ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड को डेबिट करेंगे 240 से, और ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड को क्रेडिट करेंगे 240 से। इसको हम रिवर्स करेंगे। अब अगर इसका प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट देखूं तो एसओसीआई टू एसओसीआई बनता है। एक का प्रॉफिट डिक्रीज होना चाहिए और एक की वजह से प्रॉफिट इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन जब आउटवर्ड की बात करते हैं तो आउटवर्ड जो है ये मेरे पास नेट प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। जब इनवर्ड की बात करूं तो ये मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट करेगा। तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट को इंक्रीज करके नेट प्रॉफिट को कम करना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या काम करूंगा, यहां पे मैं फोर्थ ट्रांजैक्शन के अंदर रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड गलत रिकॉर्ड हुआ है उसका रिवर्सल करूंगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि 240 से मैं अपना ये वाला प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कम कर दूंगा, और सॉरी, ये रिवर्सल हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड का, ये प्रॉफिट इंक्रीज होगा। मैं दोबारा देख लेता हूं, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट डिक्रीज होना चाहिए था। अच्छा सही, ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड रिकॉर्ड हो रहा है, रिवर्सल इनवर्ट का हो रहा है। अच्छा, इसको मैं कहता हूं रिकॉर्डिंग ऑफ। तो ये रिकॉर्ड हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन आउटवर्ड, प्रॉफिट को कम करेगा, और रिवर्सल हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड। तो ये मेरे पास 240 से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ये इसको इस तरीके से आपने रिकॉर्ड करना था, एडजस्ट करना था। ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब वो कह रहा है दिस ऑल्सो रिजल्टेड इन अवर स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक
इन्वेंट्री बाय ₹36,000, क्लोजिंग स्टॉक अवर स्टेट हो चुका है। क्लोजिंग स्टॉक अवर स्टेट होने का मतलब क्या है? लेकिन क्लोजिंग स्टॉक जो अवर स्टेट हुआ है वो 36,000 से हुआ है। द क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री अवर स्टेट हुई है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकल चुका है, नेट प्रॉफिट निकाल चुका हूं, और मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एडजस्टमेंट होती है, तो अब प्रोडक्ट परपेचुअल के नहीं, हम स्टॉक की एडजस्टमेंट करेंगे और सीजीएस टू इन्वेंट्री वाली ट्रांजेक्शन को हम देखे चलेंगे। तो मेरे पास इन्वेंट्री अवर स्टेट हो चुकी है, तो यहां पे इन्वेंट्री जब अवर स्टेट हो चुकी है तो हम क्या काम करेंगे, अपने पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री करेंगे। तो ये जो अवर स्टेटमेंट थी 36,000 की, ये ट्रांजेक्शन हम यहां पे काउंट फॉर करेंगे। तो ये जो इन्वेंट्री की अवर स्टेटमेंट है वो आपके पास यहां पे आ जाएगी। इन्वेंट्री ज्यादा हो चुकी है तो इन्वेंट्री कम करके सीजीएस डेबिट कर देंगे। ये बात समझ आ गई? यहां तो कोई इशू? इसका मतलब है इसका इंपैक्ट अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाऊं तो मेरे पास SOCI टू SOFP बनता है, तो इसके से प्रॉफिट डिक्रीज होगा और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट को अफेक्ट करती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन्वेंट्री का डिक्रीज कर देते हैं। $36,000 से ये डिक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया? नेक्स्ट देखते हैं जी, हमारे पास नेक्स्ट लास्ट ट्रांजेक्शन है फिफ्थ। While recording impairment of an item of property plant equipment, its value in use was ignored. The item had a carrying value before impairment as 1,800 and fairly less cost to sell as 1,000. ये सिचुएशन है, वो कह रहा है हमने कुछ इग्नोर कर दिया है। क्या इग्नोर किया है ये जरा देखते हैं, यहां पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वो कह रहा है कि एक हमारे पास एसेट था जिसकी कैरिंग वैल्यू थी इसको मैं यहीं पे इसके साथ ही कर देता हूं। यहां पे हम लेके चलते हैं, एसेट था उसकी कैरिंग वैल्यू थी आपके पास 18 लाख, और आपने जो रिकवरेबल अमाउंट लेके चल रहे थे वो आपने वैल्यू इन यूज को इग्नोर किया हुआ था, और आप उसकी रिकवरेबल अमाउंट लेके चल रहे थे 1 मिलियन की। तो आपने जो इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड किया वो 8 लाख रुपए का रिकॉर्ड किया। ये सारा काम आपने रॉन्ग किया है, गलत किया है, क्योंकि आपने यहां पे वैल्यू इन यूज को इग्नोर कर दिया था। अगर मैं इसका ओरिजिनल इफेक्ट लेके चलता तो एसिड था 18 लाख रुपए का, और अब वैल्यू इन यूज है 12 लाख रुपए की, फेवरलेस कॉस्ट ऑफ सेल है 1,000 रुपए की। तो आप मुझे बताओ कि मेरे पास असल में रिकवरेबल अमाउंट क्या होनी चाहिए थी? वैल्यू इन यूज 12 लाख, फेवरलेस कॉस्ट ऑफ सेल 10 लाख। तो मेरे पास ये 12 लाख रुपए होनी चाहिए थी, और अगर ये सही से मैं रिकॉर्ड करता तो मेरे पास जो इंपेयरमेंट लॉस आता वो 6 लाख रुपए का आता। इसका मतलब क्या हुआ? इंपेयरमेंट लॉस ओवर स्टेट कर दिया है, इंपेयरमेंट लॉस ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है। 6 लाख रुपए से रिकॉर्ड होना चाहिए था, मैंने 8 लाख रुपए से इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर दिया है। तो मुझे 2 लाख रुपए का इंपेयरमेंट लॉस का रिवर्सल करना है। तो बेसिकली यहां पे मेरे पास जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी इंपेयरमेंट लॉस टू लेट्स से जो भी फिक्स एसेट है। ये होनी चाहिए थी 6 लाख रुपए से। हमने गलती से क्या किया, हमने इंपेयरमेंट लॉस टू फिक्स एसेट तो किया, लेकिन हमने ये वैल्यू रिकॉर्ड कर दी
8 लाख रुपए से। तो अब हम 2 लाख से रिवर्सल कर देते हैं। तो कैसे होगा? फिक्स एसेट का अकाउंट डेबिट और इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंट 2 लाख रुपए से क्रेडिट। तो रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट हो रही है। एंट्री क्या बनेगी? SOFP2SOCI। प्रॉफिट इंक्रीज होगा कितने से? 2 लाख से। और इस प्रॉफिट का ग्रॉस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पे फिफ्थ ट्रांजेक्शन आ जाएगी, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। 2 लाख से प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये मेरे पास सारा का सारा रिकॉर्ड हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं? हम लोग सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करते हैं। मैं यहां पे क्या काम करूंगा कि मैं यहां पे एक लाइन छोड़ूंगा, यहां पे ये एक लाइन छोड़ दूंगा और मैं यहां पे लिखूंगा करेक्टेड प्रॉफिट। मुझे सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना बनता है? 1360 में ये सारी ग्रॉस प्रॉफिट की चीजें प्लस माइनस करो जल्दी से। 1360 में प्लस करो बाकी सारी चीजें। प्लस माइनस करके मुझे फाइनल आंसर बताओ। वन 1360 प्लस 2000 प्लस 20,000 प्लस 30,000, 20,000 माइनस 39 माइनस 382 प्लस 22,40 माइनस 36,000। फाइनल फिगर जल्दी से बता दो। 1195,000। 1195,000। अच्छा, अब ये जरा बात समझनी है, ये इंपॉर्टेंट बात। मेरे पास जो इनकरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट था वो 1350 का था। 1350 है ना, 1360 का था। वो 1360 का इनकरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट था। और जो करेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1195,000 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास एडजस्टमेंट इन ग्रॉस प्रॉफिट कितनी हो रही है? मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 1360 से कम होके 1195 पे आ गया। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना एडजस्ट हुआ है? कम कितना हुआ है? उस पर एडजस्टमेंट कितनी हो रही है? जल्दी से बताओ। ये हो रही है 165। इसका मतलब है मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो इवेंचुअली 165 से ज्यादा रिकॉर्ड हुआ था, मुझे उसको कम किया है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को कम किया है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट 165 से ज्यादा था, तो इसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर भी गया होगा या नहीं गया होगा? इसका इंपैक्ट नेट प्रॉफिट के ऊपर भी गया होगा। तो मैंने जो यहां पे एक लाइन छोड़ी है, मैं क्या काम करूंगा, यहां पे एडजस्टमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितनी है? 1360 माइनस 1195। ये जो एडजस्टमेंट है ये 165 की, ये कभी इंक्रीज होगा कभी डिक्रीज होगा, ये नेट प्रॉफिट में होगी। मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को एक बार इफेक्ट कर दिया एंड में जाके, और अब मेरे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट का आएगा। तो नेट प्रॉफिट का आंसर निकालो। 590 माइनस 30,000 प्लस 62,000 माइनस 240 प्लस 2 लाख और माइनस 165। ये जल्दी से जरा टोटल कर लो। 590 में से ये आ रहा है 415। 417 है या 415 है? 417। अब देखो ये काम हो गया और मेरा प्रॉफिट ठीक हो गया, क्वेश्चन यहां पे खत्म है। लेकिन जो मैंने क्या काम किया, मैंने एक डिफरेंस काम ये किया। अगर मैं इसको सॉल्व करने का एक और तरीका भी था। एक और तरीका क्या था? एक तरीका ये था कि जिस जिस चीज की वजह से
ग्रॉस प्रॉफिट इफेक्ट हो रहा है, मैं उस चीज की वजह से नेट प्रॉफिट भी इफेक्ट करता रहूं। ये 2000 से अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा था तो मुझे 2000 से नेट प्रॉफिट को भी इंक्रीज करना चाहिए था। 20,000 से मेरे पास ये अगर ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, मुझे ये भी करना चाहिए था। मेरे पास अगर 30,000 से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो मुझे यहां पे भी 30,000 रिकॉर्ड करना चाहिए था। सेल्स अगर मेरी कम हो रही है तो मेरे नेट प्रॉफिट भी इसकी वजह से कम करना चाहिए था। मेरे पास यहाँ पे रिवर्सल ऑफ सेल हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी कम करना चाहिए था। मेरे पास यहाँ पे 240 की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे 240 का इफेक्ट यहाँ पे भी लेके आना चाहिए था। 36,000 का इफेक्ट यहाँ पे कम हो रहा है, मुझे यहाँ पे भी 36,000 कम करना चाहिए था। तो पॉइंट इज, एक तरीका ये था कि जो जो चीज ग्रॉस प्रॉफिट को इफेक्ट कर रही है, ग्रॉस प्रॉफिट को जो जो इंक्रीज डिक्रीज कर रहा हूं, आंखें बंद करके उसको नेट प्रॉफिट में भी ठीक करूं, और फिर नेट प्रॉफिट को अलग से कोई चीज ठीक करिए उसको भी ठीक करूं। एक तरीका ये था। और एक तरीका क्या था, आंसर सेम आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। और एक तरीका क्या था कि ग्रॉस प्रॉफिट को अलग से ठीक करो और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक करो, और नेट प्रॉफिट को अलग से ठीक करके सिर्फ नेट प्रॉफिट को ठीक करो, और एंड में ग्रॉस प्रॉफिट की एक एडजस्टमेंट डाल दो। तो अब आप बताओ कि ज्यादा आसान तरीका कौन सा वाला है? क्या आप नेट प्रॉफिट के अंदर लास्ट में एक एडजस्टमेंट करना ज्यादा आसान है, या फिर ग्रॉस प्रॉफिट वाली हर चीज को नेट प्रॉफिट के अंदर भी एडजस्ट करते रहना ज्यादा आसान है? तो आपके लिए ज्यादा इजी क्या हो जाएगा वो आप डिसाइड कर लो। मेरे ख्याल से ये काम ज्यादा आसान है कि ग्रॉस प्रॉफिट को अलग से ठीक किया, नेट प्रॉफिट को अलग से ठीक किया, और एंड पे आपने एक एडजस्टमेंट डालनी है। ये ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर आप भूल जाओगे कि ये नेट प्रॉफिट को इफेक्ट कर रहा है, ये ग्रॉस प्रॉफिट को भी इफेक्ट कर रहा है, और फिर नेट प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट आती है उसको दोबारा करते हुए आपको तीन तीन चीजों को, तीन तीन दफा एक चीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है और वो भूल जाता है। तो ज्यादा आसान ये है कि आप अपने पास ग्रॉस प्रॉफिट को अलग से ठीक करो, नेट प्रॉफिट को अलग से ठीक करो, और एंड में ग्रॉस प्रॉफिट के जो भी डिफरेंस इंक्रीज या डिक्रीज की एक एडजस्टमेंट डाल दो, आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। अब मुझे जल्दी से एक बात बताएं कि आपके पास ये जो अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई मसला, ये क्वेश्चन सही समझ आ गया? जल्दी से बताओ, इसमें कोई इशू? बाकी भी बताएं जल्दी से, फिर मैं आपको एक कहानी बताता हूं। ये जो क्वेश्चन था, इसमें किसी को कोई इशू के यार ये हमने क्या किया है, या कोई मसला आ रहा हो, बड़ा मसला आ रहा हो कि ये समझ नहीं आया? इसलिए क्योंकि ये आपके पास लास्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन था, जो लास्ट अटेम्प्ट अभी गुजरी है, और इसमें एग्जामिनर के मुताबिक 36% बच्चों ने या 35% बच्चों ने 2 नंबर से ज्यादा नंबर स्कोर ही नहीं किए। ये 8 नंबर का था, ये पूरे क्वेश्चन मार्क्स आने चाहिए थे। एग्जामिनर के मुताबिक इसमें किसी ने 2 से ज्यादा नंबर ही स्कोर नहीं किए हुए, और ये बहुत नॉर्मल ट्रांजेक्शन थी। गलती कहां पे की बच्चों ने? गलती यहां पे की प्रॉफिट के अंदर, कि उसने, जिसने प्रॉफिट ठीक करने की कोशिश की, उसने नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट का इम्पैक्ट नेट प्रॉफिट में भी डालने की कोशिश की, इसमें भी डालने की कोशिश की, तो कुछ तो ठीक डले, कुछ गलत डले। उसके बाद ये जो रिवर्सल था, इसका इफेक्ट भी यहां पे लेके जाना था, इसका इफेक्ट भी यहां पे लेके जाना था, इसका इफेक्ट भी यहां पे लेके जाना था, अब 240 का इफेक्ट यहां पे लेके जाना था। तो बेसिकली अगर मैं इस ट्रांजेक्शन को देखूं तो यहां पे 240 आपके पास 3 दफा रिकॉर्ड होता, और यहां पे जाके वो मैं ये बता रहा था कि इशू ये था कि आपके पास मसला ये था कि स्टूडेंट ने क्या काम किया, उसने ग्रॉस प्रॉफिट को ठीक किया, तो इस ग्रॉस प्रॉफिट के साथ मुझे नेट प्रॉफिट को भी एडजस्टमेंट करनी थी, उसने इस तरीके से सॉल्व किया। इस 30,000 को मुझे यहां पे भी लिखना था। अब जब 30,000 में यहां पे लिखता हूं तो 30,000 एक क्रेडिट किया, एक डेबिट किया, फिर मैं दोबारा से यहाँ पे 30,000 लिख रहा हूँ, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया, उसने लिखा ही नहीं। तो उसका जो प्रॉफिट की रिकंसिलिएशन थी वो सारी की सारी गलत हुई है, क्योंकि एग्जामिनर ने ये तो नहीं देखना कि आपने एंट्रीज तो नहीं रिकॉर्ड करनी, ये एंट्रीज तो मैंने आपको समझाने के लिए रिकॉर्ड की थी। उसने क्या देखा कि प्रॉफिट आपने ठीक रिकंसाइल किया कि नहीं किया, और वो प्रॉफिट आपका गलत रिकंसाइल था। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट को भी ठीक करना है, नेट प्रॉफिट को भी ठीक करना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को सेपरेट रख के सिर्फ उसको ठीक करो,
उसकी एडजस्टमेंट सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट में लेके जाओ, नेट प्रॉफिट की एडजस्टमेंट सिर्फ नेट प्रॉफिट में ठीक करो, और एंड में ग्रॉस प्रॉफिट की एक एडजस्टमेंट डाल दो इंक्रीज या डिक्रीज की, आपका क्वेश्चन ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? चलिए इंशाल्लाह अब हम मंडे को नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ऑफ एरर्स के कुछ क्वेश्चन मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, तकरीबन मैंने 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व करवाए, और 2-3 क्वेश्चन हम फिर एंड पे दोबारा भी सॉल्व करेंगे, और फिर कुछ क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करना स्टार्ट कर देने। द हाफिज़।